जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज आपका पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चलेगा। और साथियों, जिन्होंने कल वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसको देखिए। और जो क्लास आपका छूट गया है इसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आ जाना है। और ये जो प्लेलिस्ट है आपका पहला नंबर, इसमें ज्योग्राफी का भी 4-5 क्लास हुआ है तो ज्योग्राफी का भी मिल जाएगा और पॉलिटी का भी मिल जाएगा जो कल हुआ था। जो भी क्लास कीजिए शुरू से कीजिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। और जिन्होंने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही जल्द आपका हिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपसे छूट जाएगा बैच, फिर आप लोग मत कहिएगा कि सर बैच छूट गया। ठीक है, तो ये जो क्लास है बिहार पुलिस सिपाही, बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोनों इस क्लास को देख सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। चलिए बताइए, क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में क्या क्या शामिल है। तो देखिए, सबसे पहले मौलिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो साथियों, मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो 1976 में। ठीक है, तो डेट पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? 1976 में। किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 42वां संशोधन। तो 42वां संशोधन 1976 के तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कितना मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। फिर बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है 2002 में। ठीक है, तो 2002 में कौन सा संशोधन हुआ था? तो याद रखिएगा 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा जाता है। और जो मौलिक कर्तव्य है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4A में है। ठीक है, भाग 4A में, और अनुच्छेद पूछे तो 51A में है। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, सभी को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि मौलिक कर्तव्य को जो संविधान में जोड़ा गया किस समिति के सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। तो एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में क्या क्या शामिल है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा, ये तो होना चाहिए, ये मौलिक कर्तव्य है आपका। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा ये नहीं है, सरकार के प्रति श्रद्धा ये नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा आपकी हो या ना हो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। सरकार के प्रति भी श्रद्धा आपकी हो या ना हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के प्रति, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति, राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा होना अति आवश्यक है, ये होना ही चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था ये किससे संबंधित है? तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजना, ये प्रत्येक अभिभावक का ये क्या है? कर्तव्य है। इसके बारे में 11वां मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, आज पॉलिटी का दूसरा क्लास है, कल आपका पहला क्लास हुआ था। तो जिन्होंने पहला क्लास को नहीं देखा है पहले उसको देखिए, और जो भी आप क्लास करेंगे बिल्कुल शुरुआत से करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा कौन करता है? याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट करता है, ध्यान रखिएगा। साथियों, कल हमने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है किस आर्टिकल में है आप लोग कमेंट करके बताइए। जिन्होंने कल वाला क्लास को देखा था किसी का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए। अब चलिए राष्ट्रपति की बात कर ले।
तो राष्ट्रपति पद के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 52 में। उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 में बताया गया है। प्रधानमंत्री पद के बारे में आर्टिकल 74 में बताया गया है। राज्यपाल पद के बारे में आर्टिकल नंबर 153 में बताया गया है। तो जितने भी अनुच्छेद हम आपको बता रहे हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको बता रहे हैं और ये हम आपको डेली बताएंगे ताकि आपको क्या याद हो सके। तो 52 में अगर 11 जोड़ते हैं तो बनेगा 63। 63 में अगर 11 जोड़ते हैं तो बनेगा 74। तो 52 राष्ट्रपति से संबंधित है, 63 उपराष्ट्रपति से, 74 प्रधानमंत्री से और 153 जो है राज्यपाल से संबंधित है। और साथियों अगर आपको बिल्कुल इसी प्रकार से पूरा डिटेल में सब्जेक्ट वाइज क्लास चाहिए, यानी हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग, तो इसके लिए आपको इस बैच को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, इस बैच को ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, तो आप लोग देर मत कीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और बैच को कैसे ज्वाइन करना है क्लास खत्म होने के बाद आपको बता देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 है, उपराष्ट्रपति का पद बताइए। चलिए बिल्कुल शुरुआत से पॉलिटी को स्टार्ट किए हैं और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। अगर आपको 2025 में इस बार 100% सिलेक्शन चाहिए तो आपको डेली 2 क्लास करना है, एक शाम 7:30 बजे जो कि आपका सब्जेक्ट वाइज चलता है और दूसरा रात 8 बजे। रात 8 बजे की क्लास में मैथ के क्वेश्चन को भी ऐड करने वाले हैं। तो उपराष्ट्रपति का पद, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि उपराष्ट्रपति का पद संविधान के आर्टिकल नंबर 63 में है। तो जब इनका पद आर्टिकल 63 में है इसका मतलब क्या है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है संविधान के द्वारा सृजित किया गया है, यानी संविधान में उपराष्ट्रपति पद के बारे में उल्लेख मिलता है। अब चलिए उपराष्ट्रपति की बात कर लें। तो राज्यसभा जो होता है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है ये उपराष्ट्रपति ही होता है। और उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। तो अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है या फिर राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, तो आपको आंसर क्या करना है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। कितना मिलता है, तो 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया सैलरी है किसका, उपराष्ट्रपति का, ध्यान रखना है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, श्री जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं ये पूरा आपको लिखकर हम देंगे, ठीक है, और डेली लिख कर देते हैं। तो जिन्होंने बैच को ज्वाइन कर रखा है उनको पता होगा कि किस तरह से हम डेली नोट्स आपको बना कर देते हैं, क्लास का PDF आंसर के साथ देते हैं। चलिए बताइए 4 के लिए आंसर। तो मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो मंत्रिमंडल के सदस्य को बर्खास्त करता है ये प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, यानी कि प्रधानमंत्री की संस्तुति पर ही राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की भी जो नियुक्ति करता है, कल भी हमने आपको बताया था, वो अपने मन से नहीं करता है। प्रधानमंत्री जिसको बोलेगा राष्ट्रपति उसी को राज्यपाल बनाता है। ठीक है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होता है किसके पास होता है, वो एक्चुअल में प्रधानमंत्री के पास होता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति केवल कठपुतली होता है, जो प्रधानमंत्री कहेगा वही करना पड़ता है राष्ट्रपति को। चलिए, लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होने चाहिए। तो कल हम पूरा डिटेल में बता चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, तो लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपका जो उम्र है मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए। कितना, मिनिमम 25 वर्ष। और अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो इसके लिए मिनिमम 30 वर्ष होना चाहिए। अगर आपको राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनना है तो इसके लिए 35 वर्ष है।
भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? अगर आप पॉलिटी को अच्छा से पढ़ लेते हैं तो पूरा यकीन है एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन पॉलिटी का नहीं छूटेगा। बस आप लोग ध्यान से पढ़िए, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं ध्यान से सुनिए और जो नोट्स देते हैं उसको डेली तैयार कीजिए। तो भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951-52 में, लेकिन ऑप्शन यहाँ आपको डी करना है 1952 में। ठीक है, अब यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर पूछे कि लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा पहले होता है राज्यसभा का गठन, फिर उसके बाद लोकसभा का। तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन होता है और 17 अप्रैल को, 14 दिन बाद 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? और साथियों बहुत ही जल्द आपका हिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो जिन्होंने भी बैच को ज्वाइन नहीं किया है अभी भी समय है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आपका सब क्लास छूटने वाला है। और जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है वो सब कुछ आपको बैच में मिल जाएगा। तो पंचायती राज के बारे में कल भी हम बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। पंचायती राज के बारे में किस भाग में उल्लेख मिलता है? तो भाग 9 में। ठीक है, भाग 9A में क्या था? तो नगर पालिका था। 9B में क्या था? सहकारिता था। ठीक है, पंचायती राज के बारे में किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक में क्या है? पंचायती राज है। अच्छा, पंचायती राज गठन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 40 में पंचायती राज गठन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो डेट है 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का आरंभ होता है। कहाँ से? तो राजस्थान के नागौर जिला से। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज स्टार्ट होता है 2 अक्टूबर 1959 को। इस प्रकार राजस्थान जो है पंचायती राज को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनता है। देश का दूसरा राज्य कौन बनता है जिसने पंचायती राज को लागू किया था? तो वो है आंध्र प्रदेश। अच्छा, जिस समय लागू हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 1959 में। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? चलिए, बहुत ही शानदार क्लास करा रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। एक क्वेश्चन और बनेगा कि ये नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस नारा को दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की। चलिए बताइए। देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य मानने के लिए जनता बाध्य नहीं है। ठीक है, जनता बाध्य नहीं है और मौलिक कर्तव्य को किसी भी प्रकार की कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं है, विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ पर हम डीपीएसपी की बात कर लें, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है इसको सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा ज़बरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता है। अतः डीपीएसपी जो है ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वाद योग्य है या फिर नहीं है, तब आपको क्या बताना है? नहीं है। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी को ना तो सुप्रीम कोर्ट ना तो हाई कोर्ट ज़बरदस्ती लागू करवा सकता है। ठीक है, और राज्य की अपनी इच्छा पर होता है, वो लागू करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः किससे संबंधित है? अच्छा, डीपीएसपी की अगर हम बात करें, थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे जाते हैं।
आपने देखा होगा अभी जो इलेक्शन चल रहा था, आपने सुना होगा लाडली बहना योजना, ठीक है, नारी सम्मान योजना, इसमें कुछ रकम दिया जाता है, ठीक है, महिलाओं के अकाउंट में। तो ये जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही आता है। अब ये नहीं अगर बिहार सरकार देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि झारखंड को भी देना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश को भी देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा ये लागू नहीं करवाया जा सकता। ये राज्य की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर उसके पास फंड होता है तो आपकी मदद कर सकता है, आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत में ही आता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता किससे संबंधित है? देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आता है, और प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है प्रत्यक्षता प्रस्तावना से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र में जो कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन अगर वास्तविक प्रधान पूछे तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री, असली पावर तो प्रधानमंत्री के पास होता है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है। तो संवैधानिक प्रमुख भले ही राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक पावर किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास में। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? बताइए, एक एक ऑप्शन को देखिए। तो अभी हमने आपको बताया था हटा सकता, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। तो नहीं, कभी नहीं, ये तो होगा नहीं। केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है, जो प्रधानमंत्री कहेगा वही करेगा। तो केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह दे तो राष्ट्रपति किसी मंत्री विशेष को हटा सकता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो बताइए क्या होगा? देखिए, कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर त्यागपत्र दे देता है, तो राष्ट्रपति के जगह पर अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति के स्थान पर कौन आ जाता है? देश का उपराष्ट्रपति। तो देश का उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि जब उपराष्ट्रपति यानी कि राज्य का सभापति अगर राष्ट्रपति के पद पर ग्रहण कर लेता है तो क्या होगा? राज्यसभा को दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ेगा? नहीं, राज्यसभा का जो पद है वो खाली रहेगा तो चलेगा, ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, बिल्कुल गलत है, ये तो होगा नहीं। बचा आपका बी ऑप्शन, यानी कि जब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद पर आ जाएगा तो राज्यसभा का जो सभापति होगा, पदेन सभापति था, और उपराष्ट्रपति वो तो पद खाली हो जाएगा राज्यसभा का सभापति वाला, तो खाली रहेगा, चलेगा, लेकिन दूसरा अध्यक्ष नहीं चुनना पड़ता है। तो वही बोला गया है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष का पद है वो खाली अवश्य रहना चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? तो न्यायपालिका का क्या काम नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से बताना है। न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना। तो आइए चेक करते हैं। यह स्वतंत्र एवं मुक्त होता है, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, यह स्वतंत्र एवं मुक्त होता है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है, बिल्कुल सही है। तो ये तो लक्षण है। यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, बिल्कुल सही है। एक एकल समन्वित तंत्र है, ये भी सही है। यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था, बिल्कुल गलत है। विधि मतलब कानून, तो कानून निर्माण नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। कानून निर्माण कौन करता है? तो संसद करता है। कोई भी कानून बनाने के लिए क्या होता है, लोकसभा में पहले बिल पास होता है, वहाँ अगर पास हो जाए तो फिर राज्यसभा में जाता है, फिर लास्ट में जब राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर देता है तब वो क्या होता है, कानून बन जाता है। और वो कानून में अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो तो उसकी देखरेख कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। लेकिन कानून नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, न्यायपालिका नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो बाकी सब सही है। बोला गया कौन नहीं है, तो सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था नहीं है, न्यायपालिका।
आगे बढ़ते क्वेश्चन 15। वित्त के संदर्भ में संविधान ने चलिए बताइए, वित्त मतलब होता है पैसा, तो बोला गया है कि पैसा के संदर्भ में संविधान ने राज्यों के अनुकूल बंटवारा किया है, केंद्र के अनुकूल बंटवारा किया है, बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है, केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा समान रूप से किया है। गलत है। देखिए, वित्त यानी कि पैसा की बात करें तो इसके बंटवारा के लिए एक अलग आयोग बनाया गया है जिसका नाम है वित्त आयोग। तो केंद्र को कितना पैसा मिलेगा, राज्य को कितना पैसा मिलेगा, ये डिसाइड करता है वित्त आयोग। और वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल नंबर किस में बताया गया है, 280 में। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? देखिए, एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बता रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो इसका आंसर है संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता जो है वो ग्राम सभा का सदस्य ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है किसका? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का उत्तरदायी होता है। निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया है और भाग 15 में बताया गया है। देखिए, देश में राष्ट्रपति हो चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, सभी का चुनाव कौन करवाता है? तो निर्वाचन आयोग। लेकिन पंचायती राज का चुनाव करवाना हो तो उसके लिए है राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि पंचायती राज अलग अलग गाँव में होता है, तो ये पंचायती राज जो है राज्य सरकार के अंतर्गत में आता है, यानी कि राज्य सूची का विषय है। तो राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वही पंचायती राज का निर्वाचन करवाता है, लेकिन ऊपर केंद्र में जितना भी है उसके लिए निर्वाचन आयोग है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो भारत में अगर पहला पूछे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत में 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो एलिजा इम्फे। कौन बने थे? एलिजा इम्फे। अच्छा, हाई कोर्ट की बात करें जिसको उच्च न्यायालय कहा जाता है, वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है? तो टोटल 25 हाई कोर्ट है। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो दो एक्ट आपको ध्यान रखना है, एक 1813 का एक्ट, एक 1833 का एक्ट। तो ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसी के तहत। लेकिन इस एक्ट के बावजूद भी चीन के साथ और चाय का व्यापार चालू रहा था। बाद में 1833 का चार्टर एक्ट आता है और इसके तहत जो चीन के साथ व्यापार था और भारत के साथ जो चाय का व्यापार था इसको भी समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के तहत में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1892 का जो अधिनियम है। भारत का संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? अगर आपको लुसेंट का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका 1 लाइनर जीके चाहिए पूरा डिटेल में, तो बैच में हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। छोटा छोटा बहुत सारा नोट्स भी हमने बैच में डाला है जहाँ से बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं। तो इसका आंसर होगा 1937 में। 1935 का एक्ट था, इसी के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना होती है 1937 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो केंद्र वाला पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा 1935 और प्रांत में जो किया था वो था 1919 का एक्ट।
लेकिन केंद्र वाला 1935 था। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन आपको याद होगा 1946 में आया था, तो इसी योजना के तहत इसका गठन हुआ था संविधान सभा का। अच्छा, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे वो हमने कल आपको बता रखा है, इसलिए बोलते हैं कल वाले क्लास को देखिए। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रत्येक 10 लाख पर चुना गया था प्रांतीय सभाओं द्वारा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा बैठक कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, आखिरी कब हुआ था, ये सब कल बता चुके हैं, ठीक है, इसलिए बार बार नहीं बताएंगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका भी कल डिस्कशन हो चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो तीसरी बैठक है 13 दिसंबर 1946 को इसी में प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आंसर है 12। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका आंसर है BN राव, बेनिगल नरसिंह राव, ठीक है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर को हमारा संविधान बना था, इसलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। चलिए तो साथियों आज के लिए इतना ही। टोटल आपका 30 ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए जिनको बैच के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना है तो आइए बैच के बारे में बता देते हैं। बाकी जिनको पता है आप लोग वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैच में सबसे पहले क्या मिलेगा, देखिए जो आपका डेली क्लास होता है रात 8 बजे, उसका जो PDF है, ये जो PDF है ये पूरा आपको आंसर के साथ मिलेगा, ठीक है। दूसरा मिलेगा सब्जेक्ट वाइज क्लास, जिसमें आपका ज्योग्राफी का 4-5 क्लास हुआ है, साइंस का लगभग 11-12 क्लास हुआ है। अगर आपका छोटा हुआ है तो इस बैच में आपको सब क्लास मिल जाएगा। शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा छोटा नोट्स है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट फंसते हैं। बूस्टर जीके मिल जाएगा, और बूस्टर जीके में टोटल हम 23 नोट्स को अपलोड कर चुके हैं। किस तरह से नोट्स मिलेगा, अगर आपको डेमो के लिए देखना है तो इस पर मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा। डेली क्लास का PDF हो गया, प्लस क्वेश्चन बैंक 14 साल का मिल जाएगा, ठीक है। और ये बैच मात्र आपको 139 में अभी मिल रहा है, बाद में ये बढ़कर 499 हो जाएगा। फिर आप लोग बोलेंगे कम कीजिए, फिर नहीं होगा। इसलिए जिन्होंने परचेज कर लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है आप लोग देर मत कीजिए। तो कैसे करना है, प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला बैच है आपका, ये बाय नाउ करना है बिहार पुलिस। तो जैसे करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स, सब अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, और भी नीचे है तो जाकर आप लोग देख सकते हैं।